दोस्तों, अमेरिका के फेमस रैपर थे टुपाक अमारू शाकुर। उनकी लाइफ का स्ट्रगल आज भी कई यंगस्टर्स को अपना पैशन फॉलो करने के लिए मोटिवेट करता है। उनके हिप हॉप म्यूजिक के पूरे वर्ल्ड में करोड़ों फैंस हैं। उनका बचपन काफ़ी स्ट्रगल में बीता था। उनकी लाइफ के इनिशियल डेज में भी उन्होंने गरीबी के साथ ही काफ़ी प्रॉब्लम्स भी फेस की थी, लेकिन म्यूज़िक से उनका बड़ा अटैचमेंट था। उनके टफ टाइम में सिर्फ म्यूज़िक ही था जो उन्हें हमेशा लाइफ में आगे बढ़ने के लिए इंस्पायर करता था। उनका नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में हाईएस्ट सेलिंग रैप आर्टिस्ट में शामिल है। आज के ज़्यादातर बड़े और फेमस रैपर टुपैक को ही अपना आइडल मानते हैं। उनके सॉन्ग्स सोशल इश्यूज पर बेस्ड होते थे। इंडिया में भी टुपैक का एक बहुत बड़ा फैन था, जो कि पंजाब के सबसे पिछड़े हुए जिले मानसा के पास एक छोटे से गांव मूसा का रहने वाला था। वो 5th क्लास में था, तब से ही उनके सॉन्ग्स सुना करता था। ये लड़का बहुत ही सिंपल सी फैमिली से आता था। अब हर फैन चाहता है कि वो अपने फेवरेट स्टार, अपने रोल मॉडल के चलने से लेकर बोलने तक के हर स्टाइल को कॉपी कर सके, लेकिन कोई फैन अपने फेवरेट स्टार की जिंदगी को ही हूबहू एज इट इज कॉपी कर ले, ऐसा तो किसी ने नहीं सुना होगा। इस फैन के हाथ की लकीरें भी अपने फेवरेट स्टार टुपैक की ही तरह हो गई थी, जब उसकी जिंदगी और मौत दोनों ही अपने रोल मॉडल की तरह हूबहू हो गई। अब आप शायद समझ ही गए होंगे कि आज की सीरीज में हम पंजाब के किस सुपरस्टार के बारे में बात करने वाले हैं। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही पहचाना है। हम बात कर रहे हैं सिर्फ पंजाब ही नहीं, पूरे वर्ल्ड में अपनी सिंगिंग से तहलका मचाने वाले सिंगर शुभदीप सिंह सिद्धू की, जिसे सारे वर्ल्ड में सिद्धू मूसेवाले के नाम से पहचाना जाता है। आप सुन रहे हैं हमारी स्पेशल सीरीज सिद्धू मूसेवाला, अ क्रिमिनल और अ रेवोल्यूशनरी। टुपैक की तरह ही सिद्धू ने भी अपने बचपन में बहुत स्ट्रगल फेस किया। उनके सॉन्ग्स को रिजेक्शन मिले, लेकिन उनके अंदर हमेशा से कुछ कर गुजरने की चाह थी, जिसने उन्हें इंटरनेशनल फेम दिलाया। लेकिन दुनिया में ये अक्सर देखा गया है कि छोटी उम्र में बड़ी कामयाबी हासिल करने वाले लोग ज़्यादा लंबा नहीं जीते। 7 सितंबर 1996 को लॉस एंजलिस में एक अननोन अटैकर ने कार में बैठे टुपैक को गोली मारकर उनका मर्डर कर दिया था। उस समय उनकी एज सिर्फ 25 साल की थी। इस इंसिडेंट के लगभग 25 साल बाद पंजाब के मानसा डिस्ट्रिक्ट में भी बिल्कुल ऐसा ही इंसिडेंट रिपीट हुआ। इस बार अटैकर्स के निशाने पर थे पंजाबी म्यूजिक इंडस्ट्री के बेताज बादशाह 28 वर्षीय सिद्धू मूसेवाला। उनकी म्यूजिक को पूरे वर्ल्ड में प्यार मिला, लेकिन उनके इस म्यूजिक की वजह से ही कई लोग उनके दुश्मन भी बन गए थे। ये बात बहुत ही सरप्राइज करने वाली है, लेकिन सच है। जैसे जैसे सिद्धू फेमस हो रहे थे, उनके दुश्मनों की संख्या भी बढ़ती जा रही थी। एक दिन जब वो अपनी थार में घर से निकले तो उन पर नॉन स्टॉप गोलियां चलाई गई थी, जिससे उनकी डेथ हो गई थी। आखिर ऐसा क्या था उनके म्यूजिक में जो लोग उनके दुश्मन बन बैठे थे? क्या लोग उनकी सक्सेस से जलते थे, या फिर उनके मर्डर के पीछे कोई और ही मिस्ट्री है? दोस्तों, सिद्धू मूसेवाला की लाइफ से जुड़े हर बात हम आपको बताएंगे। सिੱਖਿਆ ਸਟਰੀਟਾਂ ਚੋਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਨਹੀਂ, ਤਿਨਕਾ ਔਕਾਤ ਸੀ ਪਹਾੜਾਂ ਨਾਲ ਲੜਿਆ ਨਹੀਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਸ਼ਿਖਰ ਜਿਹੜੀ ਥਾਂ ਉੱਤੋਂ ਆ ਖੜਿਆ, ਜੋ ਖਿੱਚਦੇ ਨੇ ਲੱਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡੇ ਸਿਰੋਂ चढ़िया नहीं। सिद्धू की लिखी हुई इन लाइंस का मतलब है कि सीखा हूं गलियों से, किताबों से नहीं पढ़ा, तिनका थी औकात मेरी और पहाड़ों से जा लड़ा। कहते हैं शिखर उसे जिस जगह पर हूं खड़ा, और टांगे खींचने वाले कहते हैं हमारी वजह से है चढ़ा। ये लाइंस सिद्धू मूसेवाले की लाइफ पर बिल्कुल फिट बैठती हैं। इनमें से अगर आप इस लाइन पर गौर करेंगे कि तिनका थी औकात और पहाड़ों से जा लड़ा, आपको सिद्धू का बचपन नजर आएगा। जैसे हम सबका बचपन में कोई ना कोई ड्रीम होता है ना, कि हमारी इच्छा होती है कि हम अपने पैशन को फॉलो करें, पूरे वर्ल्ड में अपनी स्किल से अलग आइडेंटिटी क्रिएट करें। लेकिन अफसोस, अपने पैशन को फॉलो करने का चांस बहुत ही कम लोगों को मिल पाता है। लोग म्यूजिशियन, डांसर, स्पोर्ट्स प्लेयर, आर्टिस्ट या फिर कुछ और बनना चाहते हैं, लेकिन बन जाते हैं फिक्स्ड सैलरी के साथ 9 to 5 की जॉब में ही खुश रहने वाले कॉमन मैन। जब हम अपने बड़े बड़े ड्रीम्स के बारे में बात करते हैं ना, तो लोग हम पर हंसते हैं या फिर इग्नोर कर देते हैं। बचपन के ड्रीम्स को बहुत ही कम लोग सीरियसली लेते हैं, लेकिन जो अपने पैशन को फॉलो करते हैं, एक दिन वो हिस्ट्री क्रिएट करते हैं। सिद्धू मूसेवाला एक बहुत ही सिंपल सी फैमिली को बिलोंग करते थे, लेकिन अपने पैशन को फॉलो करने की आग
उनमें सबसे कहीं ज़्यादा थी। आइए बात करते हैं सिद्धू मूसेवाला के बचपन के बारे में। शुभदीप सिंह सिद्धू यानी सिद्धू मूसेवाला का जन्म पंजाब की डिस्ट्रिक्ट मानसा के एक छोटे विलेज मूसेवाला में 11 जून 1993 को एक जट सिख फैमिली में हुआ था। सिद्धू मूसेवाला के पिता भोला सिंह सिद्धू एक आर्मी ऑफिसर थे। सिद्धू मूसेवाला के पेरेंट्स भी हर मिडिल क्लास पेरेंट की तरह चाहते थे कि शुभदीप पढ़ लिख कर बड़ा आदमी बने। उनके पिता हमेशा चाहते थे वो एकेडमिक्स में अच्छा परफॉर्म करे, लेकिन उनका मन तो म्यूजिक की बीट्स में ही कहीं खोया रहता था। उन्हें बचपन से ही म्यूजिक का काफी काफी शौक था और वो हिप हॉप सॉन्ग सुनना बेहद पसंद करते थे। उन्होंने गवर्नमेंट मॉडल सीनियर सेकेंडरी स्कूल मानसा से ही अपनी स्कूलिंग एजुकेशन कंप्लीट की थी। अपने स्कूल टाइम में ही उन्होंने सिंगिंग कंपटीशन में पार्टिसिपेट करना स्टार्ट कर दिया था। बचपन में उन्हें एक्टिंग करने का भी बहुत शौक था। सिद्धू मूसेवाला बचपन में काफी शांत और शाय किस्म के बच्चे थे। वो अपने पेरेंट्स की हर बात मानते थे। उनके पिता ने एक इंटरव्यू में बताया था कि जब सिद्धू मूसेवाला मानसा के विद्या भारती स्कूल में नर्सरी में गए ना, उनका एडमिशन हुआ, तो वहां पर कोई बस नहीं जाती। उनके पापा ही उन्हें स्कूटर पर स्कूल छोड़ने के लिए जाते थे। वो उस समय फायर डिपार्टमेंट में जॉब करते थे। जब सिद्धू सेकंड क्लास में थे, तब एक दिन कहीं पर आग लगने की वजह से उन्हें स्कूल छोड़ नहीं पाए। तब उस वक्त उन्होंने सोचा कि या तो बेटा पढ़ाई करेगा या फिर मैं जॉब कर पाऊंगा। इस इंसिडेंट के बाद उन्होंने अपने बेटे को साइकिल खरीद कर दी, जिसके बाद 12वीं तक की पढ़ाई के लिए वो हर रोज साइकिल से ही स्कूल जाते थे। वो तब रोज 24 किलोमीटर से भी ज्यादा साइकिल चलाते थे। सिद्धू मूसेवाला एक्चुअली काफी इंट्रोवर्ट थे। उन्हें अपने म्यूजिक और स्टडीज के अलावा और किसी चीज में कोई इंटरेस्ट नहीं होता था। अगर आप सिद्धू मूसेवाला की बचपन की तस्वीरें देखेंगे तो शायद ही इस बात पर यकीन होगा कि लाखों फैंस में अपने गानों के जरिए नया जोश, नई एनर्जी भर देने वाला ये शख्स इतना शांत और शाय है। लेकिन ये सच है। सिद्धू मूसेवाला की माँ ने खुद कई बार अपने इंटरव्यूज में बताया है कि वो अपनी माँ और पिता से बिना पूछे कभी भी कहीं नहीं जाते थे। बचपन में दूसरे बच्चों की तरह उन्हें शरारतें करना नहीं आता था। उनके लिए घर ही उनकी फेवरेट जगह होती थी और वो हर बात अपनी माँ से शेयर करते थे। उनके पिता ने इंटरव्यू में बताया था कि कई बार तो वो अपने बेटे को पॉकेट मनी भी पूरी नहीं दे पाते थे, लेकिन उन्होंने अपने बेटे को पढ़ाया था ताकि वो खुद काबिल बन सके। मूसेवाला ने 5th क्लास से हिप हॉप सॉन्ग सुनना स्टार्ट कर दिया था। म्यूजिक में उनका इंटरेस्ट देखकर उनके पेरेंट्स ने उन्हें म्यूजिक क्लास में भी भेजना स्टार्ट कर दिया था। सबसे पहले उन्होंने लुधियाना के हरविंदर बिट्टू से म्यूजिक की ट्रेनिंग ली। स्कूल एजुकेशन कंप्लीट होने के बाद उनके पेरेंट्स ने उनका एडमिशन गुरु नानक देव इंजीनियरिंग कॉलेज लुधियाना में करवा दिया। उन्हें पढ़ाई से ज्यादा इंटरेस्ट हमेशा म्यूजिक में रहा था। उन्होंने लुधियाना के इलेक्ट्रॉनिकल इंजीनियरिंग में बीटेक की डिग्री कंप्लीट की। सिद्धू कॉलेज की फ्रेशर पार्टी से लेकर हर फंक्शन में परफॉर्म किया करते थे और अपने म्यूजिक के जरिए सबका, अपने दोस्त हो या कोई और, दिल जीत लिया करते थे। ये तो हम सारे जानते ही हैं कि वो अपनी माँ के साथ एक बहुत ही स्पेशल सा बॉन्ड शेयर किया करते थे और इसको महसूस हमने उनके सॉन्ग डियर मामा में भी किया, जिसे फैंस ने बहुत पसंद किया। उनका सॉन्ग बापू में उन्होंने बताया कि किस किस तरह उनके पिता ने स्ट्रगल के साथ उनकी सारी विशेस पूरी की और उन्होंने अपने सॉन्ग के जरिए ये भी कहा कि वो अब अपने पिता की हर ख्वाहिश को पूरी करना चाहते थे। सिद्धू मूसेवाला वैसे तो अपनी पर्सनल लाइफ के बारे में बहुत ही कम बात करना पसंद करते थे, लेकिन उन्होंने अपनी एक इंटरव्यू में बताया था कि अपनी दादी के कहने पर उन्होंने केश रखे थे। उनके पिता आर्मी में अपनी सर्विसेज दे चुके थे। एक एक्सीडेंट की वजह से उनके पिता को अपनी केश कटवाने पड़े थे। उस एक्सीडेंट में उनके कान का पर्दा भी फट गया था और तभी से वो सही तरह सुन नहीं पाते थे। उनके पिता के केश कटवाने पर उनकी दादी को बहुत ज्यादा दुख हुआ था। उनकी दादी ने उनसे कहा था कि वो केश ना कटवाए। सिद्धू ने अपनी पूरी लाइफ में अपनी दादी की इच्छा का सम्मान करते हुए कभी भी केश नहीं कटवाए। उनकी माँ ने भी उनसे वादा लिया था कि वो कभी बालों पर कैंची नहीं चलाएंगे। अब बात करें मार्च 2021 की, जब सिद्धू मूसेवाला एक्ट्रेस सोनम बाजवा के शो दिल दिया गल्ला में नजर आए थे। शो के दौरान सिद्धू ने अपने परिवार के साथ बॉन्डिंग पर खुल के बात की थी, जिसकी क्लिप उनकी डेथ के टाइम काफी वायरल हुई थी। सिद्धू ने बताया था कि जब भी वो किसी शो के लिए बाहर जाते हैं ना, तो हमेशा उनकी माँ ही उनके बाल बनाया करती है। मूसेवाला की माँ उन्हें हमेशा कहती थी कि वो एक सिख है, उन्हें हमेशा अपने बालों की केयर करना चाहिए। और विडंबना देखिए, उनकी अंतिम यात्रा से पहले भी उनकी माँ ने ही उनके बाल बनाए थे। अपनी माँ की सीख को मानते हुए सिद्धू मूसेवाला अपने फैंस को भी हमेशा केशों का महत्व बताते थे।
उनकी पगड़ी ट्रेंड बन गई थी। सिद्धू के फैंस उनके इस स्टाइल को काफ़ी फॉलो करते थे। एक इंटरव्यू में सिद्धू के पिता ने बताया था कि लुधियाना से इंजीनियरिंग की पढ़ाई पूरे करने के बाद सिद्धू ने कभी भी पैसों के लिए उन्हें परेशान नहीं किया था। वो सॉन्ग लिखता और अपने खर्चे के लिए सॉन्ग्स बेच देता था। बुलंदियों तक पहुंचने के बाद भी कभी सिद्धू ने अपनी जेब में पर्स नहीं रखा था। कभी पैसों की जरूरत होती थी तो मुझसे मांगा करता था। सिद्धू हमेशा पैर छूकर और मुझसे परमिशन लेकर ही बाहर जाता था। अब सोचने वाली बात यह है कि ऐसा आज्ञाकारी बच्चा इतने छोटे पिछड़े हुए गांव, जहां बसेस तक ठीक से नहीं चलती थी, वहां से निकलकर सिर्फ 28 वर्ष की आयु में दुनिया का इतना बड़ा हिप हॉप आर्टिस्ट कैसे बन गया। और तो और इतनी आज्ञाकारी इंट्रोवर्ट शाय से बच्चे ने इतनी दुश्मनी कैसे कमा ली कि उसको भरी दोपहर में गोलियों से छलनी कर दिया गया। आखिर ये तिनका पहाड़ों से कैसे टकराया और क्यों, इस बारे में बात करेंगे हमारे आगे के एपिसोड में। इसी के साथ ही हम आपको ये भी बताएंगे कि अपने करियर की स्टार्टिंग में मूसेवाला के सामने क्या चैलेंजेस आए। ਕਦੇ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਸਰਚ ਕਰੀ ਜੋ ਗਨ ਤੇ ਪੈਨ ਦਾ ਫਿਊਜ਼ਨ ਆ ਤੁਸੀਂ वायलेंट मैनू दस दियो ओ सालियो ये रेवोल्यूशन आ। सिद्धू की इन लाइंस का अर्थ है कभी मूसेवाला सर्च करो जो बंदूक और कलम का मेल है। आप वायलेंट मुझे बताते हो ये हिंसा नहीं क्रांति है। सिद्धू मूसेवाला की सॉन्ग की लाइन उनकी लाइफ पर परफेक्ट फिट बैठती है। और आखिर ऐसा हो भी क्यों ना, सिद्धू वही लिखते थे जो वो खुद फील करते थे। वो सच में गन और पेन का फ्यूजन थे। दोस्तों, इस दुनिया में दो तरह के लोग होते हैं। पहले वो जो अपनी लाइफ में आने वाले प्रॉब्लम्स को अपना बैड लक मानकर उन सिचुएशंस के सामने सरेंडर कर देते हैं, और दूसरे होते हैं वो जो उन चैलेंजेस को एक्सेप्ट करके अपनी किस्मत खुद बनाते हैं। मूसेवाला की लाइफ में प्रॉब्लम्स थी, लेकिन उनका एटीट्यूड हर प्रॉब्लम को एक्सेप्ट कर आगे बढ़ते जाने का था। और यही वो रीजन था कि बहुत ही कम एज में उन्हें बहुत ज्यादा सक्सेस मिली। कॉलेज के दिनों में सिद्धू मूसेवाला की सिंगिंग की हर कोई तारीफ किया करता था, और इस अप्रिसिएशन ने उन्हें मोटिवेट किया कि वो भी किसी म्यूजिक स्टूडियो के लिए सॉन्ग गाएं। इसके लिए उन्होंने बहुत टाइम तक ट्राई भी किया, लेकिन कुछ खास रास्ता मिल नहीं पाया। कुछ सॉन्ग राइटर्स ने तो क्लियरली नो बोल दिया, तो कुछ बहुत ही ज्यादा पैसे की डिमांड करते थे। सिद्धू की सॉन्ग गाने की इच्छा तो थी, लेकिन उस टाइम उनकी जेब खाली थी और उन्होंने खुद लिखना शुरू भी नहीं किया था। फिर भी वो निराश नहीं होते थे। सिद्धू ने मन में ठान रखा था कि उन्हें एक अच्छा सिंगर बनना है, और वो इसके लिए अलग अलग लोगों से मिलते भी रहते थे। वहीं कुछ समय बाद उनके पास एक फेमस सॉन्ग राइटर का फोन आता है, और वो उनसे कहते हैं कि सिद्धू उनके सॉन्ग गा सकते हैं। इस कॉल ने 21 वर्ष के सिद्धू को इतनी खुशी दी कि एक्साइटमेंट की वजह से उन्हें रात भर नींद नहीं आई थी उस दिन। अगले दिन वो उस सॉन्ग राइटर को अपने स्प्लेंडर पे मिलने जा रहे थे। उनकी एक्साइटमेंट का कोई ठिकाना नहीं था। उस सॉन्ग राइटर का गांव मूसा से काफी कोस दूर था। रास्ते में बारिश होने लगी। वो सर से पैर तक भीग गए, लेकिन उन्होंने अपनी लालसा की आग उस बारिश में बुझने नहीं दी, और वो चलते रहे। जैसे ही सिद्धू ने उस लिरिसिस्ट के शहर में पहुंचकर उन्हें फोन किया, उसने मिलने से इनकार कर दिया। इस इंसिडेंट ने सिद्धू को पूरी तरह तोड़ दिया था। इस बात पर उन्हें बहुत गुस्सा तो आया, लेकिन वो हर सिचुएशन में कोई ना कोई सॉल्यूशन ढूंढने में बिलीव रखते थे। उन्होंने उस दिन डिसाइड कर लिया था कि वो अब खुद के गाने लिखेंगे। वो कहते हैं ना, मान लो तो हार है और ठान लो तो जीत। बस सिद्धू के साथ भी यही हुआ। उन्होंने हार नहीं मानी, बल्कि खुद के सॉन्ग लिखने की ठान ली। काफी मुश्किलों का सामना कर जैसे तैसे उन्होंने खुद के सॉन्ग्स लिखे और अपने करियर की स्टार्टिंग एक लिरिक्स राइटर के तौर पर की। शुभदीप नाम कूल और आर्टिस्टिक जैसा साउंड नहीं कर रहा था, इसीलिए शुभदीप ने अपने नाम के साथ गांव का नाम जोड़ लिया। इसके बाद वो बन गए सिद्धू मूसेवाला। सिद्धू ने पंजाबी सिंगर निंजा के लिए लाइसेंस टाइटल से एक सॉन्ग लिखा, जो 2016 में स्पीड रैकेट के यूट्यूब चैनल पर रिलीज हुआ था। इसी के बाद उनका सेकंड सॉन्ग गाया था पंजाबी सिंगर दीप जंडू ने। उस वक्त तक सिद्धू को म्यूजिक की फील्ड में कोई खास पहचान नहीं मिली थी, और उनका स्ट्रगल जारी था। साल 2016 की बात करूं तो उन्होंने अपनी ग्रेजुएशन की डिग्री कंप्लीट की, लेकिन उनकी फैमिली मेंबर्स चाहते थे कि वो आगे की स्टडीज कंटिन्यू करें। वही मिडिल क्लास फैमिली वाली कोशिशें कि एक बार पढ़ाई कंप्लीट कर ले तो फिर लाइफ में मजे ही मजे हैं। अपने पेरेंट्स की इच्छा को पूरा करने के लिए वो मास्टर्स करने के लिए कनाडा चले गए थे। ये उनकी लाइफ का एक टर्निंग पॉइंट रहा, और यहाँ उन्हें म्यूजिक को और भी ज्यादा और अच्छे ढंग से समझने में हेल्प मिली। ये कह सकते हैं कि उन्हें अपने पैशन को फॉलो करने के लिए एक पॉजिटिव एनवायरनमेंट मिल गया था।
यहाँ का आर्टिस्टिक माहौल उनके म्यूजिक के करियर के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट रहा। कनाडा में उन्होंने अलग अलग तरह के लोगों से मिलना स्टार्ट किया और उन्हें ये कॉन्फिडेंस हो गया था कि वो अब अपना करियर म्यूजिक की फील्ड में अच्छे से सेट कर सकते हैं। हालांकि उस टाइम किसी प्रॉब्लम की वजह से उन्हें अपना कोर्स चेंज करना पड़ गया था। वैसे भी सिद्धू का पूरा फोकस म्यूजिक पर ही था, इसीलिए उन्हें इंजीनियरिंग छोड़ने का दुख नहीं था और अपने एक अंकल की हेल्प से उन्होंने होटल मैनेजमेंट के कोर्स में एडमिशन भी लिया था। तब तक वो कुछ सॉन्ग्स लिख चुके थे। अच्छा, कनाडा को लेकर एक किस्सा बहुत फेमस है कि होटल मैनेजमेंट कोर्स के दौरान सिद्धू मूसेवाले को एक होटल में इंटर्नशिप करनी पड़ी थी। वहीं बर्तन धोते हुए एक दिन उनके कुछ नाइजीरियन दोस्त उन्हीं के लिखे हुए पंजाबी सॉन्ग्स पर डांस कर रहे थे और कह रहे थे कि कितना अच्छा म्यूजिक है। एक तरफ लोग उनके सॉन्ग पर नाच रहे थे, दूसरी तरफ वो बर्तन धो रहे थे। सिद्धू मूसेवाला ने अपनी लाइफ में ऐसी चीजें भी फेस की थी, लेकिन वो अपने टारगेट से भटके नहीं। सिद्धू के सिंगिंग करियर की शुरुआत हुई 2017 में आए गाने जी वैगन से। ये डुएट सॉन्ग था जिसमें सिद्धू के साथ सिंगर गुलरेज अख्तर ने अपनी आवाज दी थी। ये उनका फर्स्ट सॉन्ग था, लेकिन इतना पॉपुलर नहीं रहा। इसके बाद अगस्त 2017 में सिद्धू का नया गाना आया, सो हाई। इस सॉन्ग ने मूसेवाला की लाइफ और करियर दोनों को ही सो हाई मतलब नई हाइट्स पर पहुंचा दिया था। दुनिया भर की हर कार, हर दुकान, हर हेडफोन, हर घर, हर जगह बस यही गाना बज रहा था और पंजाब से लेकर कनाडा तक पूरे वर्ल्ड में उन्होंने धूम मचा दी थी। इसके बाद उन्हें किसी पहचान की जरूरत नहीं पड़ी। दोस्तों, सोचिए, जिस शख्स के लिए गाने लिखने के लिए लोग इनकार किया करते थे, आज उसके सॉन्ग एक नशे की तरह लोगों के दिलो दिमाग में बस गए थे। जो होता है अच्छे के लिए ही होता है। रिजेक्शन को सक्सेस में कैसे बदलना है, ये मूसेवाला ने अपने इस सॉन्ग से साबित कर दिया था। अब उनकी लिखे गाने ही उनकी पहचान बन गए थे। ਕਰਦਾ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚੋਂ ਡੀਲ ਸੋਣੀਏ, ਮੁੰਡਾ ਪੂਰੀ ਗੈਂਗਸਟਾ ਅਪੀਲ ਸੋਣੀਏ, ਜਦੋਂ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ 4-4 गीत सटदा कर दे स्टार बैड फील सोनिए। सिद्धू मूसेवाले की लिखी इन लाइंस का मीनिंग है कि ये गैंगस्टा अपील वाला लड़का कनाडा से डील करता है, जब महीने में 4 गीत फेंकता है तो बड़े बड़े स्टार्स फील बैड करते हैं। सिद्धू मूसेवाला की म्यूजिक का लेवल भी इंटरनेशनल था और उनका फेम भी। सिद्धू ने जब शुरुआत में अपने 4 गाने रिलीज किए तो म्यूजिक वर्ल्ड में धूम मच गई थी कि आखिर ऐसा कौन सा सिंगर इंडस्ट्री में आ गया है जो एक के बाद एक हिट सॉन्ग्स दिए जा रहा है। हर बड़ा सिंगर शायद उस वक्त सच में थोड़ा सा बुरा फील जरूर कर रहा होगा, क्योंकि कोई तो था जो उन्हें टक्कर देने के लिए नहीं बल्कि उनसे बहुत आगे निकलने की सोच कर आया था। और ये बात सिद्धू मूसेवाले के शुरुआती गानों से ही साबित हो गई थी। दोस्तों, सिद्धू मूसेवाला अपने सॉन्ग्स की वजह से यूथ आइकन बन गए थे। उनके सॉन्ग्स में एक एनर्जी के साथ साथ सोसाइटी को लेकर कई कमेंट किए जाते थे। कई बार अपने सॉन्ग्स की वजह से उन्हें कंट्रोवर्सीज का भी सामना करना पड़ता था, लेकिन वो यूथ के बीच बहुत पॉपुलर हो रहे थे। और सो हाई सॉन्ग के बाद उनकी किस्मत का सितारा ऐसे चमका कि फिर उन्हें कभी भी अपने करियर में पीछे मुड़कर नहीं देखना पड़ा। उनके सॉन्ग के लिरिक्स और उनकी इंटरव्यूज सोशल मीडिया पर देखते ही देखते वायरल हो जाते थे। उनकी लैंग्वेज भले ही पंजाबी थी, लेकिन उनकी पॉपुलैरिटी इंटरनेशनल थी। उनके सॉन्ग्स में सोसाइटी को चेंज करने की बात होती थी। सो हाय गाने को यूट्यूब पर 455 मिलियन से ज्यादा बार देखा जा चुका है। सिद्धू ने ना सिर्फ इस सॉन्ग को अपनी आवाज दी थी, बल्कि उन्होंने इस सॉन्ग के लिरिक्स को भी खुद लिखा था। सो हाय सॉन्ग के लिए उन्हें ब्रिट एशिया टीवी म्यूजिक अवार्ड में बेस्ट लिरिसिस्ट का अवार्ड भी मिला था। सिद्धू मूसेवाला ने अपने एक इंटरव्यू में बताया था कि मेरा नेचर हमेशा बेबाक रहा है, और यही उन्होंने अपने सॉन्ग्स के जरिए भी बताने की कोशिश की थी। वो कहते थे कि मेरा नेचर बिल्कुल रॉ है और मैं कभी भी खुद पर कोई फिल्टर नहीं लगाता हूँ। वो सिर्फ अपने इमोशंस को अपने सॉन्ग्स के जरिए एक्सप्रेस करने की कोशिश करते थे। सिद्धू मूसेवाला ने अपनी पूरी लाइफ एक विनिंग रेसलर की तरह जी थी। अपने हर स्टेज शो में परफॉर्मेंस के टाइम सिद्धू मूसेवाला अपनी थाई पर हाथ मारते और अपने एक फिंगर को हवा में खड़ा करते थे। ये उनका स्टाइल था। इसको सोशल मीडिया पर उनके फैंस कॉपी करते थे। उनके पिता ने भी उनके इस सिग्नेचर स्टाइल में उन्हें अंतिम विदाई दी थी। फैन सिर्फ उनके म्यूजिक को ही पसंद नहीं करते थे, बल्कि उनकी लाइफस्टाइल को भी काफी फॉलो करते थे। सक्सेस मिलने के बाद उनका स्टाइल स्टेटमेंट भी काफी पसंद किया गया था। सिद्धू मूसेवाला को बहुत ही छोटी एज में सक्सेस मिली थी, और ऐसे में सबके मन में एक ही क्वेश्चन आता था कि आखिर उनके सॉन्ग्स में ऐसी क्या बात थी जो यंगस्टर्स को इतना ज्यादा अट्रैक्ट करते थे। सबसे बड़ी बात तो ये थी कि उन्होंने हमेशा अपनी टारगेट ऑडियंस यानी यूथ पर ही फोकस होकर अपने सॉन्ग्स बनाए थे। उनके सॉन्ग्स और म्यूजिक के बारे में कहा जाता था कि उनके गाने भड़काऊ होते थे,
या ये कह सकते हैं कि उनकी म्यूज़िक का टाइप थोड़ा रिबेलियस था। उनके सॉन्ग की लैंग्वेज भी वैसी ही होती थी जैसे आजकल की यंग जनरेशन को पसंद है। उनके सारे सॉन्ग्स पंजाबी में होते थे, लेकिन कई बार वो अपने सॉन्ग्स का मीनिंग इंग्लिश में भी बयाँ किया करते थे। अगर हम पिछले कुछ सालों के ट्रेंड को देखें तो मूवीज़, वेब सीरीज़ से लेकर स्टैंड अप कॉमेडी में भी अब्यूज़िव लैंग्वेज यूज़ किया जा रहा है और उसे ये कहकर जस्टिफाई किया जाता है कि ये आजकल के यूथ की लैंग्वेज है। सिद्धू के भी कई सॉन्ग्स ऐसे होते थे जिसमें थोड़ा बहुत अब्यूजिव वर्ड्स का यूज होता था। सिद्धू के गानों का फील ओवरऑल रिबेलियस किस्म का होता है। हैवी बीट और बेस के साथ जिस तरह वो अपने सॉन्ग्स को प्रोजेक्ट करते थे, वो अंदाज यंगस्टर्स को काफी पसंद आता था। बेसिकली उनके सॉन्ग्स में नार्सिज्म यानी खुद को दूसरों से बेहतर शो किया जाता था। यही उनका मेन फोकस होता था। इसी वजह से वो यंगस्टर्स के बीच पॉपुलर भी हुए, क्योंकि हर युवा को लगता है कि उसका स्टाइल और अंदाज दूसरों से बेस्ट है। हमारे नेक्स्ट एपिसोड में हम बात करेंगे उनकी उस एल्बम के बारे में जिसे फैंस का तो बहुत प्यार मिला, लेकिन मीडिया और कई लोगों ने उन्हें काफी क्रिटिसाइज भी किया था। नी मैं ब्रैम्पटन ब्रैम्पटन वांग जीवां, ਰੱਖਾਂ ਗੋਰੇ ਕਾਲੇ ਨਾਲ ਕੁੜੇ, ਡੱਬ ਨਾਲ ਲੂਗਰ ਲੱਗਿਆ ਆ ਤੇ ਫਲੱਡ ਆਣ ਵਾਲੀ ਚਾਲ ਕੁੜੇ, ਜਿਉਣਾ ਨਹੀਂ ਬਹੁਤਾ ਚਿਰ ਬਿੱਲੋ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਉੱਤੇ ਮੇਰਾ ਸਿਰ ਬਿੱਲੋ ਉਹਨਾਂ ਮੋਢਿਆਂ ਉੱਤੇ ਮਾਣ ਕੁੜੇ। ये लाइंस है सिद्धू मूसेवाले की फेमस एल्बम PBXA के सॉन्ग बैड फैला की। इस सॉन्ग का मीनिंग है, मैं ब्रैम्पटन की तरह जीता हूँ, गोरे काले सब मेरे साथ हैं, जेब में बंदूक है, बाढ़ जैसी मेरी चाल है, बहुत ज्यादा मुझे नहीं जीना है लड़की, जिन पर मेरा सर है उन कंधों पर मुझे नाज है। दोस्तों, इस सॉन्ग की दो लाइंस पर फोकस करने की जरूरत है। पहली, जेब में बंदूक है, और दूसरी, बहुत ज्यादा मुझे नहीं जीना है। PBX1 वायरल हो रही थी और उसके साथ ही सिद्धू मूसेवाला इंडियन मीडिया की नज़र में भी आ गए थे। उनके सॉन्ग्स में गन्स को रखना और उनका यूज़ करना प्राउड करने वाला बताया गया था, जैसे पंजाब में बढ़ रहे गन कल्चर से कनेक्ट किया जा रहा था। और वहीं इसकी दूसरी लाइन थी, बहुत ज़्यादा मुझे नहीं जीना है। वो ये बताती है कि शायद सिद्धू जानते थे कि उनकी लाइफ में अब खतरा बढ़ने वाला है। सिद्धू जब फेमस होने लगे तो उन्होंने इंडिविजुअल सॉन्ग्स रिलीज करना स्टार्ट कर दिया था। 2018 में सिद्धू ने अपना पहला एल्बम रिलीज किया, PBX1 टाइटल के साथ। रिलीज की गई इस एल्बम में टोटल 13 सॉन्ग थे। उन्होंने इस एल्बम को PBX नाम इसीलिए दिया था क्योंकि ये उनकी गाड़ी का नंबर था। PBX1 का हर सॉन्ग हिट हुआ था और उसके बाद सिद्धू मूसेवाले की अपनी फैंस के बीच में एक इमेज बन गई थी कि ये रिबेलियस सॉन्ग लिखता और गाता है। उनके सॉन्ग्स में दुनिया बदलने की बात होती थी। इस एल्बम में जट दा मुकाबला, दाऊद, बैड फेला जैसे सॉन्ग्स को भी उनके फैंस ने बेहद पसंद किया था। उनकी इस एल्बम के सभी सॉन्ग्स को मिलियन व्यूज मिले थे। अपनी फर्स्ट एल्बम की रिलीज के साथ ही मूसेवाला सक्सेस के उस पीक पर थे जहां शायद ही कोई 25 वर्ष की आयु में पहुंच पाता है। उनका ये एल्बम कैनेडियन एल्बम चार्ट पर चार्टेड था। इस एल्बम को साल 2019 में ब्रिट एशिया टीवी म्यूजिक अवार्ड्स में बेस्ट एल्बम अवार्ड दिया गया था। इसी के साथ ही सिद्धू मूसेवाले ने बेस्ट इंटरनेशनल मेल एक्ट और बेस्ट लिरिसिस्ट का अवार्ड अपने नाम किया था। उनके सॉन्ग लेजेंड को ट्रैक ऑफ द ईयर का अवार्ड दिया गया था। एक पंजाबी सिंगर इंटरनेशनल लेवल पर फेमस हो रहा था और ये सभी के लिए एक प्राउड मोमेंट भी था। उनकी फैन फॉलोइंग के साथ ही उन्हें क्रिटिसाइज करने वाले लोग भी बढ़ते जा रहे थे। एक तबके को सिद्धू तभी से खटकने लगे थे। उस वक्त लोगों ने कहा था कि उनके जट दा मुकाबला जैसे सॉन्ग कास्टिज्म को प्रमोट कर रहा है। इस तरह के सॉन्ग यूथ को गलत तरीके से इन्फ्लुएंस करेगा। ऐसा कहा गया था कि इस सॉन्ग में किसी एक कास्ट को सुपीरियर दिखाने की कोशिश की गई है और बाकी कास्ट को नीचा दिखाया जा रहा था। वहीं यंगस्टर्स इस सॉन्ग को अलग ढंग से फील कर रहे थे। इसे लेकर कहा गया था कि इंडिया एक ऐसी कंट्री है जहां कास्ट सिस्टम अपने आप में एक बड़ा चैलेंज है। ऐसे में एक सिंगर आता है जो इस कल्चर को बढ़ावा देता है, इसे अपने सॉन्ग्स में रोमांटिसाइज करता है और उसकी टारगेट ऑडियंस देश की न्यू जनरेशन है। वहां तो इस तरह की चीजें बिल्कुल अनएक्सेप्टेबल है। उनके इस सॉन्ग को मीडिया ने भी बहुत क्रिटिसाइज किया था। सिर्फ मीडिया ही नहीं बल्कि मीम पेज और इंटरनेट पर हेट फैलाने वाले लोगों ने भी उन्हें बहुत जज किया। कभी उनके म्यूजिक और हथियारों के शौक को लेकर, तो कभी ये बोलकर कि ऐसे चेहरे वाला कहाँ सेलिब्रिटी बनने को निकला है। एक तरफ जहां इस एल्बम को नेगेटिवली लिया जा रहा था, वहीं दूसरी तरफ ये एल्बम वर्ल्ड वाइड पॉपुलर हो रही थी। उनका कंट्रोवर्शियल सॉन्ग जट दा मुकाबला यूके एशियन म्यूजिक चार्ट में 11वें नंबर पर पहुंच गया था। एल्बम के अगेंस्ट नेगेटिविटी उनकी सक्सेस में काफी हेल्पफुल प्रूव हो रही थी।
उन्होंने अपने एक लाइव शो में बताया था कि उन्होंने अपनी फर्स्ट एल्बम को पीबीएक्स टाइटल क्यों दिया था। उन्होंने कहा कि मैं अपनी लाइफ में कोई भी हिस्टोरिकल डिसीजन नहीं लेता हूँ, जो मेरे मन और दिल को अच्छा लगता है वही करता हूँ। उनकी रेंज रोवर का नंबर भी पीबीएक्स से स्टार्ट होता है और इसीलिए उन्होंने इस एल्बम को ये टाइटल दिया था। सिद्धू मूसेवाला की इस एल्बम के बाद उन पर गन कल्चर को प्रमोट करने के एलिगेशन लगाए गए। उनके सॉन्ग्स में गन्स एंड वायलेंस का बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता था। सोशल मीडिया पर भी वो गन के साथ अपनी पिक्चर्स शेयर करते थे। कई बार उन्हें इसे लेकर सवाल भी किए जाते थे। उनके सॉन्ग्स को लेकर कहा जाता था कि वो यंगस्टर्स के बीच में भी गैंगस्टर कल्चर को बढ़ावा देने का काम करते हैं। मूसेवाला से एक टीवी इंटरव्यू में सवाल किया गया था कि उनके सॉन्ग गैंगस्टर कल्चर को प्रमोट करते हैं और इससे यंगस्टर्स पर गलत इम्पैक्ट होता है। तो इसके जवाब में उन्होंने कहा था कि हथियार रखना कोई क्राइम नहीं है। अगर ऐसा है तो गवर्नमेंट क्यों वेपन रखने के लिए लाइसेंस देती है? मैं अपने पास वेपन सिर्फ इसलिए रखता हूँ ताकि खुद की सेफ्टी कर सकूं। उन्होंने ये भी कहा था कि उन्हें वेपन्स रखना पसंद है। उन्हें शूटिंग की फील्ड में जाने का चांस नहीं मिला, वरना वो इस फील्ड में जरूर जाते। सिद्धू मूसेवाले को गन वॉयलेंस को प्रमोट करने का जिम्मेदार भी ठहराया जाता था। वैसे भी पंजाब में गन वॉयलेंस इंडिया के बाकी स्टेट्स के कंपैरिजन में काफ़ी ज़्यादा है और ऐसा कहा जाता है कि उनके सॉन्ग्स यंगस्टर्स को गन कल्चर की तरफ अट्रैक्ट करते थे। यंगस्टर्स पर उनके सॉन्ग्स के नेगेटिव इम्पैक्ट पर उन्होंने एक इंटरव्यू में कहा था कि जब भी किसी बच्चे को ये कहा जाता है कि ये चीज़ गलत है, तो उसके अंदर क्यूरियोसिटी होती है कि आखिर ऐसा क्यों कहा गया है। अगर हम किसी चीज़ को करने से यंगस्टर्स को रोकते हैं तो उनका झुकाव उसकी तरफ हो जाता है। हमें चाहिए कि हम बच्चे को सही और गलत का डिफरेंस करना अच्छे से सिखाएं। उन्होंने कहा था कि हमारे रिलीजन में भी हथियार को बॉडी का एक ज़रूरी हिस्सा बताया गया है और अपनी सेफ्टी के लिए वेपन रखना कोई गलत बात नहीं है। आर्मी भी अपने पास हथियार रखती है, वो देश की सिक्योरिटी के लिए ज़रूरी है। मैं भी सिर्फ अपनी सेफ्टी के लिए ही वेपन का यूज़ करता हूँ। जब सवाल किया गया कि आप हमेशा गन्स के साथ ही नज़र आते हैं और हमेशा इन्हीं को प्रमोट करते हैं, तब उन्होंने जवाब में कहा था कि मैंने कई सारे अच्छे सॉन्ग्स भी बनाए हैं, लेकिन लोग उनके बारे में बात नहीं करते। मैंने अपने पेरेंट्स को डेडिकेट करते हुए 2 सॉन्ग्स बनाए थे, वो भी फैंस ने बेहद पसंद किए। नेगेटिव चीज़ें लोग जल्दी ढूँढ लेते हैं, लेकिन मेरे अच्छे सॉन्ग्स के बारे में कोई बात नहीं करता। वैसे उनकी ये बात काफ़ी हद तक सही भी है। उन्होंने सिर्फ गन वाले गाने ही नहीं बल्कि बहुत सारे रोमांटिक और फैमिली कल्चर वाले गाने भी गाए थे, बनाए थे। उल्टा पंजाब के बाकी सिंगर्स की तरह उन्होंने कभी भी शराब या किसी और प्रकार की नशीली वस्तुओं को प्रमोट नहीं किया। और तो और उनके रोमांटिक गानों में भी बाकी सिंगर्स की तरह लड़की की बॉडी को रोमांटिसाइज नहीं किया गया था। उल्टा साफ सीधे कल्चर वाला रोमांस होता था, जो इज्जत से शादी का हाथ मांगने की बात करता था। लेकिन फिर भी पंजाब में बढ़ते गन वायलेंस को इग्नोर नहीं किया जा सकता था। अगर फिगर्स की बात करें तो पंजाब में देश की पॉपुलेशन का केवल 2% है, लेकिन यहाँ देश की 10% लाइसेंस बंदूकें हैं। होम मिनिस्ट्री की फिगर्स की बात करें तो जनवरी 2022 तक पंजाब में 3,90,275 से अधिक लाइसेंस वेपन्स थे। पंजाब में हर 1,000 लोगों पर 13 बंदूक लाइसेंस है। पंजाब में 5 साल में 3,500 से ज्यादा मर्डर के इंसिडेंट्स हो चुके हैं। पंजाब में गन कल्चर को प्रमोट करने का क्रेडिट पंजाबी सिंगर्स को ही जाता है, जो अक्सर अपनी एल्बम्स में गले में सोने की चेन और बंदूक राइफल पहने दिखाई देते हैं। पंजाब में गन कल्चर इतना ज़्यादा बढ़ गया था कि 2019 में पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट ने भी सॉन्ग्स में वायलेंट एक्टिविटीज़ और वल्गर सॉन्ग्स को ग्लोरीफाई करने को लेकर ऐसे सिंगर्स को फटकार लगाई थी। इंडिया वापस क्यों आए और आने के बाद उनकी लाइफ में क्या चेंज हुआ? सिद्धू मूसेवाले ने छोटे से गांव से निकलकर कनाडा के साथ साथ पूरे वर्ल्ड में अपनी पहचान बना ली थी। जिन लोगों को पंजाबी समझ में भी नहीं आती थी ना, वो भी उनके म्यूजिक के बड़े फैन होते जा रहे थे। कई इंटरनेशनल स्टार्स उन्हें सोशल मीडिया पर फॉलो करने लगे थे। कुछ यंगस्टर्स जहां उनसे इंस्पायर होकर उन्हें अपना लेजेंड मानने लगे थे, वहीं कुछ लोग उनके हेटर्स भी बन गए थे। सिद्धू मूसेवाले को पसंद और फॉलो करने वाले लाखों लोग थे, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी थे जो उनकी सक्सेस से काफी जलते थे। शायद उन्हें यह बात पसंद नहीं आ रही थी कि छोटे से गांव से निकलकर इस लड़के ने, जिसका इंडस्ट्री में कोई गॉडफादर नहीं है, उसे इतनी कम एज में इतनी पॉपुलैरिटी कैसे मिल रही है। इस वजह से लोगों ने उनके सॉन्ग्स और म्यूजिक में नेगेटिविटी ढूंढना स्टार्ट कर दिया था। साल 2019 में होने वाले सरी म्यूजिक फेस्टिवल में उन्हें बैन कर दिया गया था। हालांकि उनके फैंस ने सिद्धू मूसेवाले का नाम हटाने की वजह से इस फेस्टिवल का बहुत ज्यादा प्रोटेस्ट भी किया था। लोग बैनर के साथ सड़कों पर आए थे और फ्री सिद्धू मूसेवाला हैशटैग ट्विटर पर ट्रेंड करने लगे थे। कुछ लोगों का मानना था कि उनके सॉन्ग गन कल्चर और वायलेंट एक्टिविटीज को बहुत ज्यादा प्रमोट करते हैं और इसी वजह से उन्हें बैन कर दिया गया था।
वहीं जो सिद्धू मूसेवाला के सपोर्ट में थे, उनका कहना था कि सिद्धू मूसेवाला की लाइफ में कंट्रोवर्सीज रही हैं, लेकिन ये बात ध्यान देने वाली है कि उनका कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं था। वो हमेशा लोगों से बहुत ही पोलाइट तरीके से बात करते थे। कुछ लोगों का मानना था कि मूसेवाले को उनके आउटस्पोकन रैपिंग की वजह से ही परेशानियां फेस करनी पड़ी हैं, लेकिन वो कोई क्राइम नहीं है। सोशल मीडिया पर अब मूसेवाले को उनके लुक्स को लेकर ट्रोल किया जाने लगा था। उनके लुक्स को लेकर सोशल मीडिया पर पेजेस पर मीम बनाए जाने लगे थे। वहीं मीडिया में भी कुछ नेगेटिव पोर्ट्रे किया जाने लगा था और उनके रिबेलियस अंदाज को लोग क्रिटिसाइज करने लगे थे। सिद्धू मूसेवाला को ये बात समझ आ गई थी कि सोशल मीडिया का यूज करके उनकी इमेज को खराब करने की कोशिश की जा रही है। उन्हें खालिस्तानी और पाकिस्तानी को सपोर्ट करने का जिम्मेदार भी ठहराया गया था। सिद्धू मूसेवाला को लेकर ये कहा जाने लगा था कि उन्हें पाकिस्तान से फंडिंग मिलती है और टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन उन्हें सपोर्ट करती है। हालांकि इन सब बातों का कोई बेस नहीं था और सिर्फ उनके सॉन्ग्स और उनके रिबेलियस अंदाज की वजह से ही उन्हें ये सारी चीजें फेस करनी पड़ रही थी। कहीं ना कहीं सिद्धू मूसेवाले को समझ आने लगा था कि उनकी सोशल इमेज को खत्म करने की कोशिश करी जा रही है और इसी वजह से उन्होंने कनाडा से वापस इंडिया अपने देश वापस लौटने का डिसीजन लिया। उन्होंने इंडिया आने के बाद अपने गांव और कल्चर से जुड़े कुछ सॉन्ग्स रिलीज किए। इसमें उनका सॉन्ग टिब्बियां दा पुत भी था, जिसे सोशल मीडिया पर काफी पसंद किया गया था। उनके इस सॉन्ग के लिरिक्स कुछ इस तरह थे। होई माड़ी जट दी हिंड कुड़े, मेरे टिब्बियां दे विच पिंड कुड़े, मुंडे फैन ने थोड़े शहरां दे शहरां दे, लड़के के इरादे थोड़े टेढ़े हैं, मेरा गांव खुले रेगिस्तान में है, लेकिन मेरे फैंस हैं तुम्हारे शहरों में। आगे लिखते हैं, कई नास्तिक मैनू दसदे ने, नी कई धर्मा अंदर वड़दे ने, कई पूजा मेरी करदे ने ते कई पुतले मेरे साड़दे ने। कुछ मुझे नास्तिक कहते हैं, कुछ धर्मों में धकेलते हैं, कुछ पूजा मेरी करते हैं और कुछ पुतले मेरे जलाते हैं। इस सॉन्ग के जरिए शायद उन्होंने खुद को जस्टिफाई करने की कोशिश की थी कि वो अपने फैंस को बताना चाहते थे कि वो उन्हीं की तरह एक छोटे से गांव में रहने वाले एक पंजाबी और सिंपल से लड़के हैं। उन्होंने जो भी पहचान बनाई थी वो अपनी मेहनत और हार्डवर्क से बनाई थी। उन्हें कोई एक्सटर्नल सपोर्ट नहीं मिल रहा था और उनका काम सिर्फ अपने फैंस के लिए अच्छा म्यूजिक बनाना ही था। ना तो वो किसी तरह के गलत काम करते थे और ना ही उनके बुरे लोगों से कोई दोस्ती थी। और अगर दूसरे गाने की बात करूँ तो उन्होंने अपनी माँ के बर्थडे को स्पेशल बनाने के लिए उन्हें डेडिकेट करते हुए सॉन्ग डियर मामा रिलीज किया था। इस सॉन्ग में उनकी अपनी माँ के साथ बॉन्डिंग उनके फैंस को देखने को मिली और ये भी काफ़ी फेमस हुआ था। इस गाने के वीडियो में सिद्धू के बचपन की तस्वीरें देखने को मिली और इतनी हैरानी वाली बात थी कि वो छोटा सा सहमा हुआ बच्चा आज अपनी कलम और गायकी के जोर पे पूरी दुनिया में छाया हुआ था और उसे लोग टेररिज्म के साथ जोड़ रहे थे। बाकी अगर पंजाब में म्यूजिक का कल्चर देखें तो आपको देखने को मिलेगा कि कई सिंगर्स अपने गानों में ड्रग कल्चर को प्रमोट करते थे और कुछ सिंगर्स ने अपने सॉन्ग्स में गर्ल्स के बॉडी पार्ट्स को भी मेंशन किया। लेकिन सिद्धू मूसेवाला के सॉन्ग में ये सब देखने को नहीं मिलता था। हमेशा ये कहते थे कि अगर मैं अपने गानों में कोई गलत बात करता हूँ, मेरे गानों में किसी तरह की कमी पेशी है तो मुझे ज़रूर बताएं। इससे ये भी पता चलता था कि उनके सॉन्ग्स में भले ही एक बेबाक रेवोल्यूशनरी अंदाज होता है, लेकिन उनके अंदर बहुत पोलाइटनेस भी है। दोस्तों, सिद्धू मूसेवाला के फेमस एल्बम में से एक था मूस टेप। इसने आते इंटरनेट पर तहलका मचा दिया था और इंटरनेशनली भी काफ़ी पसंद किया गया था। हमारे नेक्स्ट एपिसोड में हम बात करेंगे मूस टेप के म्यूज़िक के बारे में कि आखिर इसमें ऐसी क्या बात थी कि इस एल्बम ने इंडस्ट्री को हिला दिया था। दोस्तों, अब हम बात करने जा रहे हैं सिद्धू मूसेवाला के करियर के सबसे इम्पॉर्टेंट एल्बम मूस टेप के बारे में। ये इसीलिए भी इम्पॉर्टेंट है क्योंकि ये उनका लास्ट एल्बम था और इसीलिए भी क्योंकि इसके आते बड़े बड़े पंजाबी सिंगर्स के होश उड़ गए थे। मूस टेप पंजाबी म्यूजिक इंडस्ट्री के लिए एक रेवोल्यूशनरी एल्बम था क्योंकि उनकी इस एक ही एल्बम में 32 सॉन्ग्स थे। आप सरप्राइज होंगे, लेकिन ये सच है कि जब ये एल्बम अनाउंस हुई थी ना, तो कई सारे पंजाबी सिंगर्स ने अपनी एल्बम रिलीज को पोस्टपोन कर दिया था। जनरली किसी भी म्यूजिक एल्बम में 12 से 15 सॉन्ग्स होते हैं, लेकिन इस एल्बम में सिद्धू मूसेवाले ने 32 सॉन्ग्स को शामिल किया था और वो भी कई सारे इंटरनेशनल सिंगर्स के साथ कोलैबोरेशन करके। इस एल्बम ने पंजाबी सिंगर्स को ये सोचने पर मजबूर कर दिया था कि अब अगर हमें सिद्धू मूसेवाले को टक्कर देनी है तो हमें कुछ अलग करना होगा। दोस्तों, इससे पहले तक मूसेवाला अपनी 2 एल्बम रिलीज कर चुके थे, लेकिन इस एल्बम की सबसे बड़ी बात ये थी कि उन्होंने कई फेमस इंटरनेशनल आर्टिस्ट के साथ कोलैबोरेशन किया था। इस एल्बम को 15 मई 2021 को रिलीज किया गया था। इसमें भी मूसेवाले ने एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर, सिंगर और राइटर के रूप में काम किया था। इसमें 32 ट्रैक शामिल थे और ये मूसेवाले का सबसे लंबा एल्बम था। इस एल्बम में बोहेमिया, टियोन वाइने,
स्टेफलन डॉन, मॉरिसन डिवाइन, राजा कुमारी, ब्लॉक बर्टविच और सिकंदर कालू जैसे इंटरनेशनल आर्टिस्ट और रैपर्स ने अपनी गेस्ट अपीयरेंस दी थी। बाकी उनके सॉन्ग्स जितनी तेजी से वायरल हो रहे थे ना, उनका फेम भी वर्ल्ड वाइड उतना ही स्पीड से बढ़ रहा था। उनके सॉन्ग्स के बीट की तरह ही उनके करियर का ग्राफ तेजी से ऊपर जा रहा था। 12 सितंबर 2021 को मूसेवाला ने लंदन के वायरलेस फेस्टिवल में ब्रिटिश रैपर मिस्ट के साथ परफॉर्म किया था। वो इस म्यूजिक फेस्टिवल में परफॉर्म करने वाले फर्स्ट इंडियन सिंगर थे। सिद्धू मूसेवाला के 3 सॉन्ग्स बिलबोर्ड ग्लोबल एक्सेल पर भी फीचर्ड किए जा चुके थे। इस एल्बम में एक गाना ऐसा था जो मूसेवाला को अमर कर गया। उस गाने का नाम है 295। माना जाता है कि दुनिया के सारे पंजाबी गाने एक तरफ और 295 तराजू की दूसरी तरफ। और इसकी वजह यह है कि उन्होंने इसमें पंजाब के सोशल, पॉलिटिकल और रिलीजियस मुद्दों पर अपने पिता से कॉन्वर्सेशन दिखाई थी। मूसेवाला के फैंस का मानना था कि इस गाने में उन्होंने पंजाबी सियासत के ऐसे ऐसे सच को सामने रख दिया जिसे बोलना बहुत जरूरी था। ये एक ऐसा रेवोल्यूशनरी सॉन्ग था जिसकी वजह से कोई भी मारा जा सकता था। लेकिन सिद्धू मूसेवाला ने अपना साहस दिखाया। मूसेवाला की डेथ के बाद भी इस सॉन्ग 295 के बारे में खूब बात की गई थी। इस सॉन्ग को उनकी डेथ की डेट के साथ भी कनेक्ट किया जाता है क्योंकि उनका मर्डर 29 जुलाई यानी कि 29/5 को हुआ। सोशल मीडिया पर इस सॉन्ग के साथ कई पोस्ट भी किए गए थे। उनका यह सॉन्ग पंजाब में हो रही पवित्र ग्रंथ की बेअदबी के इंसिडेंट से लेकर सरकार में धार्मिक करप्शन और इन सारी केसेस में मीडिया का रोल बताया गया था। इस गाने में कुछ लिरिक्स थे। धर्मा दे नाम ते डिबेट मिलूगी, सच बोलूंगा ता मिलू 295, करेंगा तरक्की पुत हेट मिलूगी। अगर मैं इस गाने की मीनिंग की बात करूं तो ये कि धर्म के नाम पर यहाँ डिबेट होती रहती है। यहाँ सच बोलते हैं तो सेक्शन 295 का पर्चा दर्ज किया जाता है। अगर तुम तरक्की करोगे तो तुम्हें नफरत मिलेगी। इस सॉन्ग में जिस 295 की बात की गई है ना, वो इंडियन लॉ के सेक्शन 295 है जिसमें रिलीजन को लेकर रूल्स बनाए गए थे। उनका ये सॉन्ग 295 बिलबोर्ड ग्लोबल 200 पर 154 के रैंक पर रहा था और इस लिस्ट में शामिल होने वाले मूसे वाले फर्स्ट पंजाबी सिंगर थे। बाकी सॉन्ग की टाइटल का उनकी डेथ की डेट से मैच होने की वजह से उनकी डेथ के बाद भी इस सॉन्ग को कई बार प्ले किया गया था। उनके स्टार्टिंग के कुछ सॉन्ग उन्होंने हम्बल म्यूजिक के साथ किए थे जो कि काफ़ी सक्सेसफुल भी रहे। पर जैसे कि दोस्तों पहले भी मैंने बताया आपको कि मूसेवाला को जब किसी राइटर ने सॉन्ग्स देने से मना कर दिया था ना, तो उन्होंने अपने गाने खुद लिखने की ठानी थी। 31 अगस्त 2020 को उन्होंने अपना ऑफिशियल रिकॉर्ड लेबल 5911 रिकॉर्ड लॉन्च किया था। मूसेवाला ने अपने लेबल को 5911 नाम इसीलिए दिया था क्योंकि उन्हें अपने ट्रैक्टर से बहुत ज़्यादा अटैचमेंट थी। उन्हें एग्रीकल्चर से जुड़े रहना काफ़ी पसंद था, तो इसी वजह से उन्होंने अपने लेबल को ये नाम दिया। उन्हें इतना ज़्यादा अपने ट्रैक्टर से लगाव था कि उन्होंने उसे मॉडिफाई करवाया और अपने घर में रखा था। वो कई बार इस ट्रैक्टर पर अपने वीडियोस और रील्स भी शूट कर सोशल मीडिया पर पोस्ट करते थे। अंत उनका जनाजा भी ट्रैक्टर 5911 पर ही निकाला गया। दोस्तों हमेशा सिद्धू मूसेवाले की नेगेटिव बातों को हाईलाइट किया जाता था, लेकिन उनकी एक खास बात भी थी कि वो अपने लोगों के लिए बहुत प्रोटेक्टिव रहते थे। सिद्धू का दिल बहुत बड़ा था। कई रिपोर्ट्स में ये भी बताया गया है कि वो अपने गांव की लड़कियों की फीस भरते थे जो लड़कियां आगे पढ़ना चाहती थी। उनकी हेल्प करते थे। इतना ही नहीं, लड़कियों को छेड़छाड़ करने वाले लड़कों से भी प्रोटेक्ट करते थे। अगर वो किसी को लड़कियों के साथ बदतमीजी करते देखते तो तुरंत स्टैंड लेते थे और उनकी हेल्प करते थे। दोस्तों सिद्धू मूसेवाला की लाइफ में जितने चर्चे उनकी सक्सेस के हैं, उतने ही चर्चे उनसे जुड़ी कंट्रोवर्सीज के भी। सिद्धू मूसेवाले को अपनी लाइफ में जितना नेम और फेम मिला, उनका कंट्रोवर्सी से भी उतना ही गहरा रिलेशनशिप रहा। सिद्धू मूसेवाले का पूरा करियर काफी विवादों में रहा था। अपने सॉन्ग्स में गन और वायलेंस की वजह से उनके ऊपर कई बार एफआईआर भी की गई थी। सिद्धू मूसेवाला कई बार अपने इंटरव्यूज में कह चुके थे कि उन्हें अपने हेटर्स और अपनी नेगेटिव इमेज से कोई फर्क नहीं पड़ता था और वो कुछ भी गलत नहीं कर रहे थे। सिद्धू मूसेवाला अपने सॉन्ग्स की वजह से काफी पॉपुलर हो चुके थे और उनके हेटर्स को ये बात पसंद नहीं आ रही थी और इसी वजह से कई लोगों ने उनकी शक्ल और लिरिक्स का खूब मजाक उड़ाया था। उनकी शक्ल को लेकर कई सारे मीम्स भी बनाए गए थे, लेकिन मूसेवाले ने कभी भी इन बातों पर ध्यान नहीं दिया क्योंकि उनके गानों को पूरे वर्ल्ड से कमाल का रिस्पॉन्स मिल रहा था। बाकी सिद्धू मूसेवाले को उनके रेवोल्यूशनरी सॉन्ग की वजह से वैंकूवर सिटी में बैन कर दिया गया था। इसकी वजह ये बताई गई थी कि उनके सॉन्ग्स बहुत वायलेंट होते हैं। सिद्धू की लाइफ से जुड़ी कंट्रोवर्सीज में सबसे टॉप पर आता है 4 मई 2020 को हुआ एक इंसिडेंट। उस समय सोशल मीडिया पर उनके 2 वीडियोस को जमकर शेयर किया जा रहा था, जिसमें से एक में वो AK-47 चलाते नजर आए और इसमें 5 पुलिस वाले भी उनके साथ थे। दूसरे वीडियो में वो अपनी पर्सनल पिस्टल दिखाते हुए नजर आ रहे थे। इसके बाद 19 मई 2020 में 6 पुलिस वालों को सस्पेंड कर दिया गया था।
इसके लिए मूसेवाले पर बरनाला थाने में आर्म एक्ट के तहत केस रजिस्टर्ड कर लिया गया था, क्योंकि ये पूरा इंसिडेंट बरनाला का ही था। जुलाई 2020 में उन्हें बेल मिल गई थी और बाद में इस पर इन्वेस्टिगेशन भी शुरू हुई। उसके ऊपर आर्म एक्ट का केस लगा था, लेकिन इस बात से सैड या होपलेस होने की बजाय सिद्धू ने अपनी सिचुएशन पर भी एक सॉन्ग बना दिया था। इस गाने में वो खुद पर लगे चार्जेस को संजय दत्त के साथ कंपेयर कर रहे थे और इस चीज को भी ग्लोरीफाई कर रहे थे कि उसी साल जून में सिद्धू पर अपनी कार में ब्लैक कलर का ग्लास लगाने पर फाइन लगाया गया था। ओलंपिक शूटर अवनीत कौर सिद्धू ने भी उनके सॉन्ग्स में गन्स के बहुत ज्यादा यूज को लेकर उन्हें क्रिटिसाइज किया था। 2020 में ही 12 अप्रैल को फिर से वो कंट्रोवर्सी में आए थे, जब उनका वीडियो स्केप कोट रिलीज किया गया था, जिसमें उन्होंने वोटर्स को गद्दार यानी कि ट्रेटर्स कहा था। इसके साथ ही वो पंजाबी सिंगर करण औजला के साथ राइवलरी की वजह से भी काफी विवादों में रहे थे। इसके अलावा 2019 में भी सिद्धू एक बहुत बड़े विवाद में फंसे थे। सितंबर 2019 में वो अपने एक सॉन्ग में माई पागो का ऑब्जेक्शनल यूज करने की वजह से खबरों में बने थे। इस सॉन्ग में उन्होंने माई पागो से रिलेटेड ऑब्जेक्शनल बातें कही थी। इनफैक्ट इस सॉन्ग की रिलीज के बाद उनके गांव मूसा में भी टेंशन का माहौल हो गया था। उस समय कई सिख जत्थेबंदियों ने उनके घर के सामने प्रोटेस्ट भी किया था। प्रोटेस्ट करने वालों का कहना था कि माई पागो का नाम सिख धर्म में काफी प्राउड के साथ लिया जाता है और उन्होंने अपने लोगों के लिए काफी सेक्रीफाइस भी किए थे। माई पागो को माता पाक कौर के नाम से भी पहचाना जाता है। वो एक सिख महिला थी जिन्होंने 1705 में मुगलों के अगेंस्ट सिख सोल्जर्स को लीड किया था। जब मूसेवाला के विलेज में कंडीशन ज्यादा बिगड़ गई थी तो इसके बाद उनके पिता भोला सिंह और माँ और गांव के सरपंच चरण कौर ने इसके लिए सभी से माफी मांगी थी। बाद में खुद मूसेवाला ने भी सोशल मीडिया पर इसके लिए माफी मांगी थी और साथ ही उन्हें मार्च 2020 में अकाल तख्त पर भी पेश होना पड़ा था। सिद्धू किसानों के आंदोलन को भी सपोर्ट करने की वजह से काफी चर्चा में आए थे। 2020 में देश भर के किसान मोदी सरकार के 3 एग्रीकल्चरल लॉज के विरोध में आंदोलन शुरू कर चुके थे। ये आंदोलन 1 साल से अधिक समय तक चला था। जब मोदी सरकार ने बिल वापस लिया तब जाकर आंदोलन खत्म हुआ। 25 सितंबर 2020 को जब किसानों ने बिल के विरोध में भारत बंद किया, तब सिद्धू ने अपनी होम डिस्ट्रिक्ट मानसा से इस मूवमेंट में पार्टिसिपेट किया था। इसके बाद वो किसानों के सपोर्ट में बहुत सारी जगहों में नजर आए थे। उसके बाद कई पंजाबी सिंगर्स ने किसानों के सपोर्ट में इस मूवमेंट में हिस्सा लिया। जब मूसेवाला इस मूवमेंट का पार्ट बने तब उनके सपोर्ट में लाखों लोगों की भीड़ आती थी। उन्होंने इस दौरान पीएम मोदी पर और किसानों के लिए एक सॉन्ग भी लिखा था और उसे गाया भी था। उन्होंने पीएम मोदी को लेकर कहा था कि पीएम मोदी राज करें, लेकिन वो राज हमारे महाराजा रंजीत सिंह की तरह करे। हम भी आपके राज में खुश हैं, परंतु आज देश का 60 करोड़ किसान सड़क पर है। महाराजा रंजीत सिंह पंजाब स्टेट के किंग थे और उन्हें शेरे पंजाब के नाम से जाना जाता है। महाराजा रंजीत सिंह ऐसे लीडर थे जिन्होंने पंजाब की जनता को यूनाइट रखा था, बल्कि अपने जीते जी अंग्रेजों को अपने किंगडम के पास भी नहीं भटकने दिया था। उन्होंने कहा था कि गवर्नमेंट फार्मर्स को लेबर बनाना चाहती थी। सिद्धू ने सरकार की सोच पर भी ऑब्जेक्शन किया था। सिद्धू मूसेवाला का एक सॉन्ग उनकी डेथ के बाद यूट्यूब पर रिलीज किया गया था, जिसका टाइटल SYL था। सिंगर ने अपने सॉन्ग में पंजाब और हरियाणा के चल रहे SYL सतलुज यमुना लिंक नहर के इशू को रेज किया था। इस सॉन्ग में सिद्धू ने एग्रीकल्चरल लॉ को लेकर शुरू हुए फार्मर मूवमेंट और लाल किले का भी जिक्र किया था, जिसके बाद गवर्नमेंट की तरफ से इस सॉन्ग पर एक्शन लिया गया था। यूट्यूब की तरफ से इस गाने को कुछ समय बाद ही डिलीट कर दिया गया। गवर्नमेंट की तरफ से लीगल कंप्लेंट होने के बाद इस सॉन्ग को यूट्यूब से हटाया गया था। दोस्तों, इतने सारे एलिगेशंस लगने और कंट्रोवर्सीज के बाद भी सिद्धू मूसेवाला पॉलिटिक्स में एंट्री लेते हैं। आखिर क्या वो रीजन था जिस वजह से सिद्धू मूसेवाला पॉलिटिक्स में आना चाहते थे और उनका पॉलिटिकल करियर किस तरह का रहा, इस बारे में बात करेंगे। चिट्टा कुड़ता पजामा जट पौण लग्या, लगदा है खड़ा होगा वोटां विच नहीं। सिद्धू की लिखी हुई इन लाइंस का मतलब है लड़का सफेद कुर्ता पजामा पहनने लगा है, लगता है इलेक्शन में खड़ा होगा। सिद्धू मूसेवाला अपने फैंस को अक्सर सरप्राइज करते थे। ऐसे ही 3 दिसंबर 2021 को सिद्धू ने किया, जब सिद्धू मूसेवाला एक रॉक स्टार के लुक को छोड़कर कुर्ता पैजामे में नजर आने लगे तो हर कोई हैरान था। इन दिनों उन्होंने एक अनाउंसमेंट करके धमाका कर दिया था। यह अनाउंसमेंट कोई म्यूजिक एल्बम का नहीं, नए सॉन्ग रिलीज करने का नहीं। उनकी एक अनाउंसमेंट का असर इस बार सिर्फ उनके फैंस पर ही नहीं बल्कि हमारी कंट्री की पॉलिटिक्स पर भी हुआ था। हमारी कंट्री के बड़े बड़े पॉलिटिशियन उनकी इस अनाउंसमेंट से शॉक्ड रह गए थे।
दरअसल 3 दिसंबर 2021 को सिद्धू मूसेवाले ने कांग्रेस पार्टी में शामिल होने का अनाउंसमेंट करके सभी को चौंका दिया था। सिद्धू मूसेवाला एक्टिंग से लेकर सिंगिंग हर फील्ड में अपनी किस्मत आजमा चुके थे और अब बारी थी उनके पॉलिटिक्स में एंट्री लेने की। कुछ लोगों का ये भी मानना था कि मूसेवाला ने कांग्रेस पार्टी इसीलिए ज्वाइन की थी ताकि उन पर सारे केस खत्म हो जाएं और वो वापस कनाडा जा सके। इंडिया में कई केस रजिस्टर होने की वजह से सिद्धू कनाडा नहीं जा पा रहे थे। कहा जाता है कि सिद्धू मूसेवाले का पॉलिटिक्स में इंटरेस्ट शायद अपनी माँ के लिए इलेक्शन कैंपेन के वक्त डेवलप हुआ था। साल 2018 में उनकी माँ ने गांव के सरपंच का ही इलेक्शन लड़ा था और अपनी माँ को इलेक्शन में जीत दिलाने के लिए सिद्धू ने जी जान लगा दी थी। उन्होंने अपनी माँ के लिए खूब प्रमोशन किया था और इसका रिजल्ट ये रहा था कि उनकी माँ इलेक्शन जीती और सरपंच भी बनी। सिद्धू मूसेवाला ने हमारी कंट्री की सबसे पुरानी पार्टी कांग्रेस का हाथ थामा था। कांग्रेस ज्वाइन करने के बाद सिद्धू मूसेवाला ने कहा था कि मुझे पार्टी का हिस्सा बनकर बहुत खुशी हो रही है। मैं पॉलिटिकली भी पंजाब की आवाज उठाना चाहता था। तो कांग्रेस में शामिल होने की एक वजह पंजाबियों की आवाज उठाना भी था। सिद्धू 2022 पंजाब लेजिस्लेटिव असेंबली इलेक्शन के लिए कांग्रेस में शामिल हुए थे। अपने एक इंटरव्यू में सिद्धू मूसेवाला ने कहा था कि पॉलिटिक्स ज्वाइन करने के पीछे उनका मोटिव अपने लोगों की सेवा करना है। पंजाब के लोगों ने उन्हें बहुत प्यार और सपोर्ट दिया था और वो इसे पे बैक करना चाहते थे। उन्होंने कहा था कि वो यंग हैं, एजुकेटेड हैं और काबिल भी, और वो पॉलिटिक्स के जरिए अपने लोगों के लिए कुछ अच्छा करना चाहते थे। सिद्धू ने अपने इलेक्शन कैंपेन में कई बार ये लाइंस यूज की थी, मैं कहीं नहीं जा रहा हूँ, मैं यहीं रहूंगा और यहीं मरूंगा। वो अपने कई कैंपेन्स में ये लाइन रिपीट करते थे और आखिर में उनके साथ हुआ भी ऐसा ही था। उनके गांव से कुछ किलोमीटर दूर ही उनका मर्डर हुआ था। मानसा डिस्ट्रिक्ट से कांग्रेस कैंडिडेट बनाए जाने के बाद सिद्धू मूसेवाला ने कहा था कि मानसा के सारे मुद्दे उनके जहन में हैं, सारा ब्लूप्रिंट बना रखा है। मैं वाहिगुरु का शुक्राना करने जा रहा हूँ। मेरा कोई भी काम आज तक शांति से नहीं हुआ है, हर काम खड़के दड़के से ही हुआ है, फिर भी कामयाब हुआ हूँ। हालांकि उन्हें पॉलिटिक्स की फील्ड में सक्सेस नहीं मिली। वैसे सिद्धू मूसेवाला की कांग्रेस में जाने पर भी खूब कंट्रोवर्सी हुई थी। यहाँ तक कि यंगस्टर्स ने उन्हें सोशल मीडिया पर अनफॉलो करना शुरू कर दिया था। यंगस्टर्स का कहना था कि कांग्रेस पंजाब में सिख दंगों के लिए रिस्पॉन्सिबल है। उस पार्टी में जाकर मूसेवाला ने गद्दारी की है। इसके जवाब में सिद्धू मूसेवाला ने एक वीडियो जारी कर सवाल किया था। मूसेवाला ने पूछा था कि जिन लोगों ने दंगों के बाद कांग्रेस की सरकार बनाई वो लोग कौन थे। पूर्व पीएम डॉक्टर मनमोहन सिंह भी इसी पार्टी में थे, तो उन्हें लोग क्या कहेंगे। इतना ही नहीं, कांग्रेस में भी कुछ एमएलएज ने सिद्धू मूसेवाला को मानसा टिकट देने पर प्रोटेस्ट किया था। इस पर मूसेवाला ने टिकट न मिलने पर इंडिपेंडेंट इलेक्शन लड़ने की वार्निंग भी दे दी थी। सिद्धू मूसेवाला एक यंग कैंडिडेट थे और मानसा के लोगों के बीच उनकी पकड़ भी अच्छी थी। इसी सोच के साथ उन्होंने इलेक्शन में कांग्रेस का फेस बनना तय किया था। कांग्रेस ने ये डिसाइड किया था कि मूसेवाले को स्टार प्रचारक की तरह यूज करेंगे। 2022 के इलेक्शन के वक्त भी सिद्धू मूसेवाला के अगेंस्ट इलेक्शन कोड ऑफ कंडक्ट के वॉयलेशन के लिए इंडियन पीनल कोड सेक्शन 188 के अंडर केस रजिस्टर किया गया था। मूसेवाला इलेक्शन कैंपेन की ड्यूरेशन खत्म होने के बाद भी अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी में डोर टू डोर जाकर कैंपेन कर रहे थे। मानसा की सीट उस इलेक्शन में वीआईपी सीट बन गई थी और इसका रीजन सिद्धू मूसेवाला को कैंडिडेट बनाना था। ऐसा माना जा रहा था कि सिद्धू मूसेवाला किसी भी पार्टी के कैंडिडेट को जोरदार टक्कर देंगे, लेकिन हुआ बिल्कुल इसका उल्टा। मानसा सीट के लिए अलग अलग पार्टीज और इंडिपेंडेंट मिलाकर टोटल 11 कैंडिडेट्स खड़े हुए थे, लेकिन कांटे की टक्कर आपके विजय सिंगला और कांग्रेस से पहली बार इलेक्शन लड़ रहे सिद्धू मूसेवाला के बीच ही मानी जा रही थी। उस समय पंजाब में आम आदमी पार्टी को लोग ज्यादा सपोर्ट कर रहे थे। ऐसा कहा जा रहा था कि पंजाब में आप की आंधी है। इसका इम्पैक्ट मानसा सीट पर भी दिखाई दिया। आप पार्टी के डॉक्टर विजय सिंगला ने 63,000 से ज्यादा वोट से सिद्धू मूसेवाले को हराया था। सिद्धू मूसेवाले के फेवर में सिर्फ 36,000 यानी कि 36,000 वोटर्स ही आए थे। इस इलेक्शन में मिली हार का दर्द भी सिद्धू मूसेवाले ने एक सॉन्ग के जरिए ही एक्सप्रेस किया था। उन्होंने 11 अप्रैल 2022 स्केपगोट टाइटल के साथ अपना सॉन्ग रिलीज किया था, जिसमें उन्होंने अपनी कांग्रेस पार्टी ज्वाइन करने के डिसीजन को बिल्कुल सही बताया था। अपने सॉन्ग के जरिए उन्होंने पंजाब के लोगों से क्वेश्चन किया था कि वो बताएं गद्दार कौन है। सिद्धू मूसेवाले ने कहा था, मुझे किसी ने कहा कि तुम इसीलिए हार गए क्योंकि तुम्हारी पार्टी सही नहीं थी। मैंने कहा कि अगर आपकी बात ठीक है तो क्यों इस पार्टी को पहले जीत दिलाई गई थी, 3 बार पहले क्यों इस पार्टी को जीत मिली थी। फिर मुझे इसका कोई आंसर नहीं मिला था। उन्होंने अपने सॉन्ग में कहा था कि मुझे बताओ कि असल गद्दार कौन है। ऐसे बैठकर लड़ाई नहीं लड़ी जाती,
मूसेवाला के ये सॉन्ग भी कंट्रोवर्सी का हिस्सा बन गया था। दोस्तों, सिद्धू मूसेवाला को इलेक्शन में वो प्यार, वो सपोर्ट नहीं मिला जो उनके सॉन्ग्स को उनके फैंस देते थे। लेकिन इसके बाद भी उन्होंने अपने इस डिसीजन को हमेशा सही बताया था। पॉलिटिक्स में एंट्री के बाद उनका मर्डर कर दिया गया था। क्या उनके मर्डर का कोई पॉलिटिकल कनेक्शन है? आखिर क्यों मर्डर के एक दिन पहले ही उनकी सिक्योरिटी कम कर दी गई थी? ऐसे बहुत सारे सवालों के जवाब आपको मिलेंगे। ਮੋਢੇ ਉੱਤੇ ਕਾਲ ਜਿਹਦੇ ਪਾਉਂਦਾ ਬੋਲੀਆਂ, ਬੀਬਾ ਯਲਗਾਰ ਜਿਹਦੀ ਸ਼ਾਇਰੀ ਬਣਦੀ, ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਦਿਨ ਉਹ ਜਿਉਂਦਾ ਜਗ ਤੇ, अंत ਨੂੰ तरक्की ਜਿਹਦੀ वैरी ਬਣਦੀ। सिद्धू मूसेवाले के इस सॉन्ग का मीनिंग यह है कि जिसके कंधे पर काल नाचता है, जंगे ऐलान से जिसकी शायरी बनती है, गिनती के दिन वो दुनिया में जीता है, अंत में तरक्की ही उसकी दुश्मन बनती है। उनकी लिखी हुई ये लाइंस सच साबित हुई, क्योंकि उनकी सक्सेस ही कहीं ना कहीं उनकी मौत की वजह बनी। ये भी सच है कि वो इस दुनिया में गिनती के दिन लेकर आए थे और फिर अपने लाखों फैंस की आंखों में आंसू की चंद बूंदें देकर इस दुनिया से अलविदा कह गए। कुछ लोग अपने हाथों में सक्सेस की लकीर तो बहुत बड़ी लेकर आते हैं, लेकिन उनकी लाइफ लाइन बहुत छोटी रहती है। सिद्धू मूसेवाला के साथ भी ऐसा ही था। उन्हें बहुत कम एज में बड़ी सफलता मिली, लेकिन अफसोस कि वो अपने सक्सेस का स्वाद लंबे समय तक नहीं चख पाए थे। लग्जरी कार्स के लिए मूसेवाला क्रेजी थे और उनकी डेथ भी कार में ही हुई थी। ये इंसिडेंट शाम करीब 4:30 बजे हुआ था, जब वो अपने कजन ब्रदर गुरप्रीत सिंह और नीबर गुरविंदर सिंह के साथ घर से निकले थे। मूसेवाला अपने ब्लैक महिंद्रा थार एसयूवी में सवार थे। वो बरनाला में अपनी मौसी के घर उनसे मिलने जा रहे थे। दो कार काफी समय से उनको फॉलो कर रही थी। मूसेवाला को लगा कि शायद कोई फैन उनके साथ पिक्चर क्लिक कराने के लिए उनको फॉलो कर रहा है, लेकिन उस कार में उनके फैंस नहीं बल्कि उनके राइवल्स थे, जो उनके मर्डर की प्लानिंग के साथ उन्हें फॉलो कर रहे थे। उस दिन करीब 5:30 बजे जवाहर के विलेज में दो कारों ने उनकी गाड़ी रोककर 30 राउंड फायरिंग की थी, जिसमें उनके साथ बैठे उनके कजन ब्रदर और नेबर भी इंजर्ड हो गए थे। मूसेवाला को मानसा के सिविल हॉस्पिटल में ले जाया गया था, लेकिन तब तक उनकी डेथ हो चुकी थी। ये न्यूज़ ना सिर्फ उनके फैंस बल्कि पॉलिटिक्स और म्यूजिक इंडस्ट्री के लिए भी बहुत शॉकिंग थी। उनके मर्डर को उनके राइवल्स के साथ ही नहीं बल्कि पॉलिटिक्स के साथ भी कनेक्ट किया जा रहा था, क्योंकि उनकी डेथ से एक दिन पहले ही सिद्धू मूसेवाला की सिक्योरिटी कम कर दी गई थी। इस पर बीजेपी और कांग्रेस दोनों ने ही आम आदमी पार्टी को क्वेश्चन किया था। सिद्धू मूसेवाला की डेथ की खबर से उनके फैंस पूरी तरह शॉक्ड थे, तो वहीं उनके पेरेंट्स के आंसू थमने का नाम नहीं ले रहे थे। उनके फ्यूनरल में 2.5 लाख फैंस उनके गांव पहुंचे थे। अपने बेटे को अंतिम विदाई देने से पहले उनके पिता ने उन्हें पगड़ी पहनाई थी। उनके पेरेंट्स की आंखों में बार बार आंसू बह रहे थे। ऐसा कहा जाता है कि 1 महीने बाद उनकी शादी होने वाली थी। सोशल मीडिया पर एक पिक्चर खूब वायरल हुई थी, जिसमें सिद्धू के साथ एक लड़की बैठी हुई थी। दरअसल उनकी एंगेजमेंट संगरूर के संगरेड़ी विलेज की एक लड़की से होने वाली थी। अकाली दल के एक सीनियर लीडर की भतीजी से मूसेवाला का रिश्ता तय हुआ था। मीडिया रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग उनकी शादी पहले साल 2022 की शुरुआत में होनी थी, लेकिन पंजाब असेंबली इलेक्शन की वजह से शादी की डेट्स को आगे बढ़ा दिया गया था। मूसेवाला ने अपने रिलेशनशिप को पूरी तरह से सीक्रेट रखा था। जो माँ अपने बेटे के लिए बारात सजाने और सेहरा बांधने का सपना देख रही थी, उसे ही अपने बेटे को आखिरी बार देखने को कहा जा रहा था। उनकी अंतिम यात्रा उनके फेवरेट ट्रैक्टर 5911 पर निकाली गई। मूसेवाला को ट्रैक्टर बहुत पसंद थे और इसीलिए उन्हें अंतिम विदाई उनके फेवरेट ट्रैक्टर पर ही दी गई थी। अंतिम यात्रा के लिए उनकी माँ ने आखिरी बार बेटे के बाल संवारे थे। ये देखकर वहां जितने भी लोग थे उनकी आंखों में आंसू आ गए थे। उनके पिता ने सिद्धू मूसेवाला के शव की मूंछों पर ताव भी दिया था और बाद में सपोर्टर्स और चाहने वालों के बीच सिद्धू मूसेवाला के पिता इतने इमोशनल हो गए थे कि उन्होंने सबके सामने अपनी पगड़ी उतार दी थी और बुरी तरह रोने लगे थे। उनकी अंतिम अरदास में भी कई लोग शामिल हुए थे। उस टाइम जब उनके पेरेंट्स सिद्धू मूसेवाला के साथ बिताए लम्हों के बारे में बात करने लगे, तो वहां मौजूद शायद ही कोई था जो अपने आंसू रोक पाया था। उनकी माँ ने कहा था कि मेरा बेटा हमेशा टीका लगवाकर घर से निकलता था। जब तक माँ टीका नहीं लगाती थी, बुलाता रहता था, माँ माँ माँ। 29 मई को पहली बार ऐसा हुआ था कि उनकी माँ पास में कहीं गई हुई थी और वो बिना टीका लगाए घर से निकले थे और उनके साथ इतनी बड़ी घटना हो गई। माँ से बिना टीका लगवाए घर से सिद्धू निकले, लेकिन फिर कभी वापस नहीं लौटे। उनके पेरेंट्स की आंखों में अब सिर्फ बचा है तो कभी ना खत्म होने वाला इंतजार और उनकी यादें। उनकी माँ ने यह भी कहा था कि बचपन से लेकर आज तक कभी भी मेरे बेटे की कोई शिकायत नहीं आई थी,
मेरे बेटे का कभी गलत काम पर इन्वॉल्वमेंट नहीं था। मेरा बेटा बहुत अच्छा था। अरदास वाले दिन इमोशनल होते हुए सिद्धू के पिता ने कहा था, मेरा बच्चा संत था। उसने कभी किसी को नुकसान नहीं किया। मेरे बच्चे के बारे में उल्टा सीधा ना लिखें, सोशल मीडिया पर गलत ना लिखें। सिद्धू को राजनीति में कोई लेकर नहीं आया था, वे अपनी मर्जी से आया था। मैंने भी उसे मना किया था कि तुम्हारी अलग पहचान है, क्यों राजनीति में आना। लेकिन उसका मन था और वो मर्जी से राजनीति में आया था। उन्होंने उनके फैंस से कहा था कि वो अपनी आखिरी सांसों तक उनके फैंस को सिद्धू से जोड़े रखेंगे। उनकी माँ ने लोगों को रिक्वेस्ट की थी कि अगर उनके फैंस सिद्धू के लिए कुछ अच्छा करना चाहते हैं तो उनकी याद में एक पेड़ जरूर लगाएं, क्योंकि देश में पॉल्यूशन बहुत बढ़ रहा है और इसके जरिए कोई अच्छा काम किया जा सकता है। वहीं उनके पिता ने कहा था कि जब तक उन्हें उनके बेटे के लिए जस्टिस नहीं मिलेगा वो घुटने नहीं टेकेंगे। उन्होंने बेटे के नाम किसी भी तरह के इशू से ना जोड़ने की रिक्वेस्ट भी की थी। उन्होंने कहा था कि मुझे अपने बेटे से जुड़ा कोई भी मैसेज देना होगा तो वो बेटे के यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज के जरिए लाइव आएंगे। सिद्धू के नाम पर किसी भी फेसबुक पेज, इंस्टाग्राम वगैरह पर ट्रस्ट ना करें। सिद्धू मूसेवाला इस दुनिया को अलविदा कह चुके थे, लेकिन उनकी सडन डेथ कई सवाल खड़े कर रही थी। दरअसल मूसेवाला पंजाब के गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई और उनके गैंग के निशाने पर थे। लॉरेंस बिश्नोई के साथी और कनाडा बेस्ड गैंगस्टर गोल्डी बराड़ ने सोशल मीडिया पर सिद्धू मूसेवाला के मर्डर की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी ली। लॉरेंस बिश्नोई फिलहाल तिहाड़ की जेल में बंद है और उस पर एलिगेशन है कि वो जेल से बैठकर ही अपना गैंग ऑपरेट कर रहा है। उसके गैंग में 700 शूटर है जो कनाडा के साथ ही दूसरी कंट्रीज में भी एक्टिव है। लॉरेंस बिश्नोई कभी पंजाब यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट लीडर हुआ करता था। मूसेवाला के मर्डर का एक और रीजन बताया गया है, विक्की मुदखेड़ा का मर्डर। 8 अगस्त 2021 को मोहाली के यूथ अकाली लीडर विक्रम सिंह यानी विक्की मुदखेड़ा का मर्डर कर दिया गया था। विक्की पंजाब के गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई का बेहद क्लोज था। इस मर्डर केस में मूसेवाला के मैनेजर शगुनप्रीत सिंह का नाम सामने आया था। इसके बाद से ही लॉरेंस बिश्नोई गैंग सिद्धू पर अटैक करने का प्लान बना रहा था। सिद्धू के शूटर्स को पकड़कर एनकाउंटर कर दिया गया, लेकिन दुनिया भर में सिद्धू के लिए आज भी लाखों आंखें रो रही हैं। ब्लैक अमेरिकन्स का कहना है कि सिद्धू ने हिप हॉप के जरिए पंजाब के गांव के हालातों को दुनिया भर के गांव के हालातों से कंपेयर कर दिया था। इसीलिए फर्क नहीं पड़ता था कि वो कौन सी भाषा में गा रहा है, हम सब उसका दर्द और संघर्ष समझते थे। दुनिया भर में जो भी हिप हॉप का सच्चा फैन है वो सिद्धू की भाषा चाहे ना समझा हो, लेकिन उसकी मौत पर रोया जरूर है। मैं बंदा नहीं मैं दौर हाँ, जिन्हों चाहते हो मुकाउणा तुसी। भुल जाओ ये दिन कदे नहीं हो आना, तुसी भुल जाओ। इन लाइंस का मतलब होता है कि मैं इंसान नहीं एक दौर हूं जिसे खत्म करना चाहते हो, इसीलिए भूल जाओ वो दिन कभी नहीं आएगा। ये बात सच है कि सच में वो दौर कभी नहीं आएगा जब मूसेवाला के फैंस उनके सॉन्ग्स और उन्हें भूल जाएंगे। मूसेवाला ने अपने फैंस का साथ भले ही छोड़ दिया है, लेकिन उनके फैंस हमेशा उन्हें अपने दिलों में जिंदा रखेंगे। मूसेवाला ने कुछ नियम तोड़े और अपने अंदाज में अपनी जिंदगी जी। हो सकता है उन्होंने जो भी किया हो बिल्कुल सही नहीं हो, नियमों को तोड़ने की वजह से वो कुछ लोगों की नजरों में क्रिमिनल भी हैं, लेकिन उनके फैंस उन्हें एक रेवोल्यूशनरी मानते हैं। एक ऐसा आर्टिस्ट जिसने अपने मन की आवाज को सुना और वो लिखा जो सच था। उनके लॉयल फैंस के लिए मूसेवाला का म्यूजिक भी रेवोल्यूशनरी था और वो खुद भी। उनके फैंस मानते हैं कि मूसेवाला ने सोशल और पॉलिटिकल इश्यूज पर वो बातें बोलने की हिम्मत रखी थी जिसके लिए किसी की भी जान दी जा सकती थी। उनके फैंस की नजरों में वो एक रेवोल्यूशनरी थे जो अपने आर्ट के दम पर एक बड़ा बदलाव समाज की सोच और व्यवहार में लाना चाहते थे। सिद्धू मूसेवाला हमेशा अपने इंटरव्यूज में एक ही बात कहा करते थे कि जो भी वो फील करते हैं वही लिखते हैं। उनके सॉन्ग लास्ट राइड का किस्सा भी कुछ इसी तरह का है। इस सॉन्ग में उन्होंने अपनी डेथ के बारे में बात की थी। उनके फैंस का कहना था कि शायद सिद्धू मूसेवाले को लगने लगा था कि उनकी डेथ हो सकती है। उनके सॉन्ग लास्ट राइड के लिरिक्स कुछ इस तरह थे। चोबर दे चेहरे उत्ते नूर दसदानी, एदा उठूगा जवानी चे जनाजा मिठिए। इन लाइन का मीनिंग होता है कि गबरू जवान के चेहरे पर नूर बता रहा है कि उसकी जवानी में जनाजा उठेगा। इस सॉन्ग को सोशल मीडिया पर भी बहुत ज़्यादा शेयर किया गया। उनका ये सॉन्ग उनकी डेथ के 2 वीक पहले ही रिलीज किया गया था।
अपने एक इंटरव्यू में उस वक्त उनके साथ कार में बैठे उनके दोस्त गुरविंदर सिंह ने बताया था कि फायरिंग होने से पहले भी हमारी कार में यही सॉन्ग सिद्धू ने प्ले करवाया था। ये कोइंसिडेंट भी था, लेकिन सिद्धू की बात सच हुई थी। वैसे कथा बोले हैं, उस दिन उसने थार में चल कहा, मुझे नहीं पता था कि ये हमारी लास्ट जर्नी होगी और अब मेरा यार कभी मेरे साथ नहीं हुआ। सिद्धू मूसेवाला आज इस दुनिया में नहीं है, लेकिन अपने अंदाज के साथ वो आज भी अपने लाखों फैंस के दिल में जिंदा है। उनकी आवाज हमेशा उन्हें अपने सपोर्टर्स और फैंस के बीच जिंदा रखी। सिद्धू मूसेवाला ने अपने एक सॉन्ग में कहा भी था, गोली बची ते सोचना मैं मुक जाऊंगा नहीं, मेरे यारा दी बातें मेरे टैटू बनने। इस सॉन्ग का मतलब है कि गोली लगी तो ये मत सोचना कि मैं खत्म हो गया, मेरे दोस्त की बाजुओं पर मेरे टैटू बन गए और सिद्धू मूसेवाला मर के भी यारों में जिंदा रहेगा। उनके इस सॉन्ग को उनके फैंस ने सच भी किया। उनके मर्डर के बाद पठानकोट में 150 से अधिक लोगों ने एक ही दिन में सिद्धू मूसेवाला के नाम के परमानेंट टैटू अपने आर्म्स पर बनवाए थे। इतना ही नहीं, टैटू आर्टिस्ट रशिम ने मूसेवाला के फैंस के लिए फ्री मेड टैटू बनाए थे और कहा था कि ये आर्टिस्ट की तरफ से दूसरे आर्टिस्ट को श्रद्धांजलि है। वहीं उनके फैंस का कहना था कि वो टैटू के जरिए मूसेवाले इस कनेक्ट को फील कर सकेंगे। सिद्धू मूसेवाला के पेरेंट्स ने उन्हें स्पेशल ट्रिब्यूट देने के लिए उनके नाम और फोटो का टैटू अपने हाथ पर बनवाया है। उनकी मां ने बेटे के नाम शुभ श्रवणपुर के नाम का टैटू अपने हाथ पर बनवाया, जबकि उनके पिता बलकौर सिंह ने अपने हाथ पर बेटे की फोटो के साथ श्रवणपुर लिखवाया था। उनकी मौत के बाद उनका एक 2017 का इंटरव्यू बहुत ज्यादा वायरल रहा था, जिसमें वो ये कह रहे थे कि अभी तो बस मेरे 4 ही गाने आए हैं, मैं कौन सा हमेशा टॉपर रहूं, ज्यादा से ज्यादा 5 साल होंगे मेरे इंडस्ट्री में, लेकिन मैं ऐसा करना चाहता हूँ कि जिस दिन दुनिया से जाऊं लोग रोएं। उनकी यह बात बिल्कुल शब्द दर शब्द सच हो गई थी और फैंस अपनी आंखों को रुक नहीं पा रहे थे। सिद्धू कानून की आंखों में बेशक एक क्रिमिनल रहे, लेकिन जमीन से जुड़े हुए लोगों का मसीहा हो गए। 5 साल के करियर में उन्होंने लगभग 130 गाने बनाकर पंजाबी संगीत, हिप हॉप और क्रांतिकारी शायरी की जगह को मालामाल कर दिया। अब चाहे वो रेवोल्यूशनरी हो या क्रिमिनल, इस बात को नकारा नहीं जा सकता कि वो कुदरत का एक ऐसा करिश्मा था, शायद सदियों में एक बार होता है। दोस्तों, इस सीरीज में बस इतना ही। उम्मीद करते हैं कि ये सीरीज आपको पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी ये स्टोरी अच्छी लगी है तो कमेंट करके जरूर बताएं।